साफ है कि नक्सली समस्या की जड़ें देश के कुछ इलाकों में आधे अधूरे विकास और सरकारी उदासीनता में देखी जा सकती हैं। क्या वाकई में हमारे देश का पेट पालने वाला किसान भी उसी सरकारी उदासीनता का शिकार बनता जा रहा है? क्या सरकारी योजनाएं ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं? और ऐसे हालात में हमारा किसान आखिर किस पार्टी को वोट दे सकता है? अब इन तमाम सवालों का जवाब देगा लोक नीति और CSDS का किसानों के बीच किया गया बेहद खास सर्वे। देश का पेट भरने वाला किसान क्या सुखी है? क्या उसके घर, उसके बच्चों तक पहुंच रही हैं सरकारी योजनाएं? क्या किसान चाहता है कि उसका बच्चा भी हल जोते, बोए बीज और उगाए फसल? क्या हैं इस देश के किसानों के सबसे बड़े मुद्दे, चिंताएं और दुविधाएं? किसान किस राजनीतिक पार्टी को समझते हैं अपना सबसे बड़ा हितैषी? और सबसे बड़ा और अहम सवाल, आखिर किस पार्टी को वोट दे सकता है देश का किसान? देखिए लोक नीति और CSDS की ओर से किया गया देश का पहला और सबसे बड़ा किसान सर्वे। 18 राज्यों के 137 जिलों में कृषि से जुड़े 11,000 लोगों से की गई बात। 4,298 महिलाओं और 2,116 नौजवानों से पूछी गई उनकी राय और निकल कर आई किसानों की दशा दुर्दशा। जी हां, आम चुनाव सिर पर है। देश का किसान आखिर किस राजनीतिक पार्टी को वोट दे सकता है? पार्टियों के बारे में वो सोचता क्या है? कौन सी पार्टी उसको अपनी हमदर्द लगती है? देश में किसानों के बीच अपनी सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए आखिर कैसी छटपटाहट है? आखिर हमारे किसान अपनी अगली पीढ़ी को हल चलाते हुए देखना क्यों नहीं चाहते? इन तमाम सवालों के जवाब देंगे लोक नीति और CSDS के सर्वे के ये आंकड़े। और हमारे साथ उन आंकड़ों पर बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री, JNU में पढ़ाने वाले अर्थशास्त्री हिमांशु और ये सर्वे कराने वाली रिसर्च संस्था CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इसमें शामिल होने के लिए। संजय जी, पहला सवाल आप ही से, इसको एक संदर्भ बता दें कि ये सर्वे क्या एग्जैक्टली जानने के लिए किया गया और आपने सबसे बड़ा हाईलाइट इसका क्या नोट किया है? देखिए, किसानों पे अलग अलग तरह के सर्वेस होते रहते हैं, लेकिन वो ज्यादातर सर्वे इस तरह के हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति जानने के लिए की जाती है। लेकिन ये सर्वे दूसरे सर्वों से थोड़ा भिन्न है। ये जो एक भारत कृषक समाज है, उन लोगों ने हमसे संपर्क साधा और ये कहा कि क्या एक इस तरह के सर्वे में दिलचस्पी होगी जो किसानों के ओपिनियन, एटीट्यूड्स, परसेप्शन ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं। हमने अपनी टीम के साथ संपर्क किया और ऐसा लगा कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होगी कि किसानों के लिए एक ऐसा सर्वे किया जाए। और यही सोचते हुए हम लोगों ने किसानों का एक व्यापक सर्वे किया, ये जानने के लिए कि उनके ओपिनियंस, एटीट्यूड्स क्या हैं, परसेप्शंस क्या हैं। बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं किसानों की दशा दुर्दशा पर CSDS और लोक नीति का ये सर्वे में सवाल पूछा गया कि भारतीय किसान की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं। इस सवाल के जवाब में 11% किसानों ने कहा फसल की कीमत, तो 9% लोगों ने कहा फसल खराब होना, 9% ने कहा कि खेती से घटती कमाई, तो 6% लोगों ने पानी की कमी को सबसे बड़ी समस्या बताया, 4% लोगों ने कहा कम प्रोडक्टिविटी, तो 4% लोगों ने कि खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ी दिक्कत वो मानते हैं। 21% के पास कोई राय नहीं थी और 26% ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग और छोटी छोटी समस्याएं की। एक और अहम सवाल था कि किसान अपनी किन जिम्मेदारियों को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित और परेशान रहता है। इसके जवाब में 100 में से 60 किसानों ने बच्चों की शिक्षा को सबसे बड़ी चिंता बताया, 59% ने खेती को और वहीं 58% लोगों ने रोजगार को लेकर के अपनी फिक्र बताई, तो 53% लोग हेल्थ को, स्वास्थ्य को अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम मान रहे थे। 100 में से 47 किसान घर के शादी ब्याह को लेकर परेशानी बताई, तो 31% कर्ज अदायगी को लेकर परेशान दिखे। हाँ, सोमपाल जी, पहला सवाल लेकर के आपके पास आऊंगा। हमने ये सर्वे किया है, चुनाव के ठीक पहले किया है, ये तो बाद में बताएंगे कि वो पार्टियों के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन पार्टियों को जो ये अंदाज है कि किसान की तरफ से वो लंबे लंबे दावे कर दें, वादे कर दें, हमको ये बताने की कोशिश करें कि वो समझते हैं कि रूरल हिंदुस्तान की क्या हालत है, ये सर्वे बताता है कि नेताओं को पता नहीं कि क्या हालत है। आपकी नजर में कितनी गंभीर हालत है? देखिए संजय जी, ये सर्वे जो किया है उन्हें मैं साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी समस्या जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है और सभी पार्टियों की सरकारें कभी भी रही हों वे दावे करती रही हैं, इसका एक सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं पिछले 1990 से लेकर 2014 तक के करीब 24 वर्षों के बजट को सीधे सीधे संसद में देखता रहा हूं। जब वित्त मंत्री भाषण करते हैं
तो 20 से 25% तक स्थान और समय उनके बजट भाषण का खेती के संबंध में लगता है, जबकि आवंटन जो होता है, जो बजट की एलोकेशन है, वो केवल पूरे बजट का 1% रहता है जी। अगर योजना के व्यय को देखें, जो प्लान एक्सपेंडिचर है उसका भी 3% से कम खेती में लगता है जी। और अगर पूंजी निवेश को देखें तो जो राष्ट्रीय आय का केवल 1.3% खेती में निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है जी। तो हमारी अर्थव्यवस्था का जो घटक 62% जनसंख्या को आजीविका देता हो, 56% लोगों को रोजगार प्रदान करता हो, 14-15% राष्ट्रीय आय में योगदान करता हो, 12% एक्सपोर्ट में योगदान करता हो, 46% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मांग ग्रामीण क्षेत्रों से खेती की क्रय शक्ति के माध्यम से आती है और उसमें आप निवेश कर रहे हैं 1.3% और सरकारी निवेश तो केवल 0.3% है। तो जो आपने अभी अपने अभिव्यक्ति की कि ऊंट के मुंह में जीरा या समुद्र में बूंद के समान ये सारी सरकारें बहकावा करती रही हैं, झूठ बोलती रही हैं, किसान के बारे में इनकी कोई रुचि नहीं है। बिल्कुल, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले एक छोटा सा सवाल हिमांशु जी आपसे। अभी तक जितनी फाइंडिंग हमने बताई उस पर आपका पहला कमेंट। देखिए, जैसा संजय जी ने बताया कि परसेप्शन बेस्ड सर्वे है, तो परसेप्शंस जो है वो जनरली जो है वो नेगेटिव साइड में ज़्यादा होते हैं। मैंने आज के दिन में आप किसी भी किसान से पूछेंगे तो नेगेटिव ओपिनियंस ज़्यादा आएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले 10 साल में किसानों की स्थिति बिल्कुल बदतर हुई है। मुझे लगता है कि जो रियलिटी है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और उस इम्प्रूवमेंट को परसेप्शंस में कन्वर्ट करना, वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, वो एक स्लो प्रोसेस है। पर जिस तरीके की समस्याएं जो इस सर्वे से आ रही हैं जेनरिक तौर पर आ रही हैं, ये सारी समस्याएं पहले से भी हैं और ये सारी समस्याएं चली आ रही हैं। और जो बातें जो सोमपाल जी ने कही कि इन्वेस्टमेंट की बातें हैं और प्राइसेस की बातें हैं, आपकी जो रिस्कीनेस जो होता है पूरा जो एग्रीकल्चर को लेकर, वो सारे मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी वैलिड हैं और उन सारे मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो है एक एजेंडा के रूप में बातचीत होनी चाहिए, वो बातचीत अभी फिलहाल उस तरीके से हो नहीं रही है। बिल्कुल, जबकि हमको सुनाई ज्यादा ये पड़ता है कि सारी पार्टियां किसान, रूरल इंडिया पर बहुत ज्यादा फोकस करती हैं, उनके बिहाफ में हमको बता देती हैं कि इतने लाख करोड़ रुपए खर्च कर देना है हमको। संजय जी, इन्होंने जो कहा कि निगेटिव बातें ज्यादा सामने आती हैं परसेप्शन वाले सर्वे में, किसानों की हालत इंप्रूव हुई है, तो ये तो फैक्ट है कि जो पहले हालत थी उससे इंप्रूव हुई है, लेकिन जितना करना जरूरी है शायद शिकायत उसको देख करके ध्यान में। निश्चित रूप से किसानों के बारे में नहीं, सभी तबके के लोग जो भी अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सब में अगर ये देखेंगे तो पिछले 50-60 सालों में काफी तरक्की हुई है। लेकिन जहां तक परसेप्शन का सवाल है, जब लोगों के विचार पूछे जाते हैं तो लोग थोड़े से संतुलित होकर सोच विचार के बात करते हैं और निश्चित रूप से संतुष्टि भी दिखाई पड़ती है, तो लोग असंतुष्ट भी दिखाई पड़ते हैं कई चीजों से, तो मिला जुला असर दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, अभी लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद ये चर्चा करेंगे और आप सोचिएगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। किसानों के लिए सबसे ज्यादा खर्च करने का दावा किस पार्टी ने किया और किसान वोट किस पार्टी? आप देख रहे हैं किसानों पर किया गया अब तक का देश का सबसे बड़ा सर्वे। सीएसडीएस और लोक नीति के इस सर्वे के जरिए हमने अब तक आपको बताया कि किसानों की समस्याएं क्या हैं, चिंताएं क्या हैं, और हम आपको बताएंगे कि किसान का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और वो इस वक्त किस पार्टी को अपना हमदर्द मानता है, अपने करीबी मानता है और किसको वोट देगा। हमने एक अहम सवाल ये भी पूछा कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसकी किसानों को जानकारी कितनी है। इसके जवाब में 85% लोगों ने कहा कि मनरेगा के बारे में सुना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर 38% लोग जानकारी रखते हैं, तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को लेकर 30% लोग ही जानकार हैं, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को लेकर सिर्फ 17% किसानों को ही जानकारी है। यह भी सवाल पूछा गया कि 2014 में किसान के लिए सबसे बड़े मुद्दे कौन से होंगे। 16% ने कहा महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, 6% लोगों ने कहा बेरोजगारी, 6% लोगों ने कहा सिंचाई, भ्रष्टाचार, पेयजल, गरीबी और बिजली भी 4% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा मानी गई। हालांकि 30% की कोई राय नहीं रखते थे और 24% ने कहा कि दूसरे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनकी उन्होंने एक फहरिस्त बनाई। चुनाव का माहौल है तो जानना जरूरी है कि किस पार्टी के प्रति किसान का क्या रुख है। सवाल था कि कौन सी पार्टी किसानों की हमदर्द है, तो जवाब में 13% लोगों ने कांग्रेस का नाम लिया, तो बीजेपी के लिए 16% लोगों ने कहा, लेफ्ट को तो सिर्फ 1% के वोट मिले, अन्य को 13% और 57% ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई राय जाहिर नहीं की। अब सबसे अहम सवाल, चुनाव में किसको वोट देंगे। इसके जवाब में 17% लोगों ने कहा कांग्रेस, तो 30% लोगों ने कहा बीजेपी को वोट देंगे। लेफ्ट को 2% लोग वोट देना चाहते हैं,
तो 20% किसी अन्य पार्टी को अपनी पसंद बता रहे थे। 31% लोग यहां भी ऐसे थे जिनकी कोई राय नहीं थी। चलिए अब इस पर एक राय लेते हैं। सोमपाल जी, आपने हमारे ये 4 आखिरी आंकड़े सुने, इस पर आपकी पहली टिप्पणी। मैं राजनीतिक आंकड़ों पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहता संजय जी, परंतु जो सर्वे में आपने एक बात कही है कि 6% लोगों ने पानी की समस्या का बखान किया। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 11.25 करोड़ किसान हैं, उसमें से केवल 11,000 का आपने सर्वे कर लिया। अगर 11 लाख का करते तो 1% किसान उसमें आता, और 60% हिंदुस्तान की खेती पानी के लिए तरस रही है, जहां 1 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है, और आप कह रहे हैं केवल 6% ने पानी की समस्या बताई। तो मैं तो मानता हूं कि ये जो सर्वेक्षण है ये भी शायद ठीक नहीं हुआ है, इतना महत्वपूर्ण। और सवाल ये है कि 2014 के जब चुनाव होंगे, इसमें कौन सा मुद्दा आपके वोट देने को प्रभावित करेगा, सवाल वो है। और जिसमें सिंचाई का मुद्दा 6% लोग कह रहे हैं, ये किसानों की समस्या का सवाल नहीं है। मैं संजय जी यही बात कहना चाह रहा हूं कि जो आपने सर्वे किया है जी, वो रिप्रेजेंटेटिव सर्वे नहीं है, वो समग्र नहीं है। ये बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है। अगर आप इसको, अगर ये बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है, अगर आप इसको क्षेत्रवार दृष्टिकोण से देखें और ये देखें कि इसमें छोटे किसान, मध्यम वर्गीय किसान, बड़े किसान और जो जिसको कहते हैं लैंडलेस फार्मर, सभी लोग इसमें हैं। नंबर्स इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता जी, इसमें परसेंटेजेस का बिल्कुल सवाल नहीं है। इस हिसाब से तो देश में 130 करोड़ जनसंख्या है, और अगर उसका 1% भी अगर हम लेना चाहें, नहीं चलिए इसको यूं लेते हैं, जो आंकड़ा मैं दे रहा हूं कि 60% किसान पानी की समस्या से जूझ रहा है, और आप कह रहे हैं केवल 6% कह रहा है कि पानी की समस्या। वही सोमपाल जी, वही क्लैरिफिकेशन। नहीं सोमपाल जी, बिल्कुल आप अपनी जगह सही हैं। हमने जो क्लैरिफिकेशन किया वो ये है कि जब हमने पूछा कि चुनाव में किसको सबसे बड़ा मुद्दा मानते हो, तो सबसे ज्यादा लोग थे जो महंगाई को बड़ा मुद्दा बता रहे थे, और फिर क्रमवार जब देखा तो सिंचाई पर 6% आ रहा है, जबकि 16% लोग कहते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वो पॉलिटिकल मूड को रिफ्लेक्ट करने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंचाई की समस्या विकराल नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे ख्याल से हम लोगों में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। हिमांशु जी, यहां पर जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर मनरेगा के बारे में यह पता लगा, जब डिटेल में जाते हैं, कि जिनको मालूम है उनमें से भी आधे लोग ऐसे हैं जो काम चाहते थे और उनको नहीं मिला। इतना जो ढिंढोरा पीटा गया कि नरेगा है जो हमारा एक आर्थिक पुनरुद्धार कर देगा, हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल खलबली मचा देगा और उसमें एनर्जी पैदा कर देगा। ये अब जो आंकड़ा आया है इसके आधार पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि नरेगा एक बहुत बड़ा फेल्योर था, खर्च करने का, प्रोडक्टिव एसेट न क्रिएट करने का और पैसों को बर्बाद करने का। देखिए, मैं नहीं मानता। अगर आप ये कह रहे हैं कि 80% लोगों को, 85% लोगों को आप जानकारी है और इसमें से 51% लोग जो है उनको नहीं मिले हैं, मतलब 34% लोगों को मिला है। अगर 1/3 वो अनप्रोडक्टिव है। नहीं, 1/3 जनता पहले तो मनरेगा में काम कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और आपका सर्वे सिर्फ फार्मर्स का सर्वे है, बाकी और भी होंगे जो कि कृषि से नहीं जुड़े हुए मजदूर होंगे, वो भी काम कर रहे होंगे। पर फिर भी अगर 1/3 जनता को जी, गांव में अगर 1/3 जनता को मनरेगा से फायदा, मनरेगा में काम कर रहे हैं, बात है। तो इसलिए सोमपाल जी, जिस राजनीतिक सवाल का जवाब देने से आप बच रहे हैं, मैं एक प्रयास तो करूंगा आपसे उसका जवाब लेने के लिए, कि जिस कांग्रेस ने मनरेगा का इतना ढिंढोरा पीटा और अगर 1/3 भी उसकी एक इफेक्टिव कामयाबी हुई है, 1/3 आबादी को फायदा हुआ है, उसके बावजूद कांग्रेस के प्रति एक अच्छी राय किसानों में नहीं आई है। और जब पूछा गया किसको वोट दोगे, तो वो कह रहे हैं बीजेपी को देंगे। इस पर आप कमेंट करिए जरूर। देखिए, इससे तो कि सबसे ज्यादा संवेदनहीन सरकार जो है, खास तौर से केंद्र में, राज्यों में तो फिर भी कुछ फर्क मिलता है, केंद्र में सबसे ज्यादा संवेदनहीन सरकार किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार रही है। इसे मुझे कहने में कतई संकोच नहीं। और फिलहाल आप एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, इसलिए आपको किसी पार्टी के साथ बांध करके नहीं बताया जा सकता। संजय जी, चूंकि चुनावी माहौल में हम इन नंबरों को देख रहे हैं, तो किसानों की हमदर्द पार्टी का जो नंबर है वो, और जो वोट की पसंद वाला नंबर है, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हमने सवाल पूछा कि आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो किसानों की चिंता करती है, किसानों के बारे में सोचती है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 57%, जो कहते हैं कोई भी पार्टी नहीं, कह नहीं सकते। ये एक तरह से सारी पार्टियों को रिजेक्ट करने वाली बात है। 2 देश की बड़ी नेशनल पार्टी है, एक पार्टी जो लगातार कई चुनाव जीत चुकी है, और उसके बारे में सिर्फ 13% लोग कहते हैं कि ये पार्टी है जो हमारा ध्यान रखती है जी। और दूसरा, जहां वोट का सवाल है, वहां पे भी आप देखें बड़ी संख्या में 37% लोग कहते हैं
हमें कुछ पता नहीं हम किस पार्टी को वोट देंगे, किसान बड़े असमंजस की स्थिति में है। और इसकी वजह ये है कि बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है, उनको लगता नहीं है कि कोई पार्टी है जो हमारा ध्यान रखती है। हिमांशु जी, आप पॉलिटिक्स पर कोई कमेंट करेंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ अभी भी स्टेट सब्जेक्ट है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप बजट भी एग्रीकल्चर का बजट काफी छोटा है, जो टोटल आप एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो स्टेट लेवल के जो पार्टीज होती हैं उनका भी एक उसमें एक रोल होता है। और जो किसान अगर कह रहा है कि इस पार्टी को वोट देगा, उस पार्टी को वोट देगा, मुझे लगता है उसके बीच में स्टेट और सेंट्रल दोनों का मिला जुला ये है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप आंकड़ों के तरीके से देखें तो जो एनडीए की पुरानी जो 98 से लेकर 2004 का जो समय था, तब जो फार्मर सुसाइड्स थे, क्राइसिस था एग्रीकल्चर में, उसके तुलना में अगर आप देखें तो अगर 3.5% के करीब एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ है, इनकम्स बढ़े हैं जी, आपके वेजेस बढ़े हैं, एग्रीकल्चर के फेवर में टर्म्स ऑफ ट्रेड गया है, ये सारी चीजों से तो एग्रीकल्चर में एक फायदा हुआ है। लेकिन वो पॉलिटिकली उसको ट्रांसलेट करने का पूरा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि स्टेट लेवल पे, क्योंकि एग्रीकल्चर अभी भी स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर पॉलिसी उससे ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, उससे ज्यादा आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आप लेफ्ट को, जैसे मान लीजिए 2 ही या 1% लोग हैं, बिल्कुल लेफ्ट का तो कहीं कोई कंट्रीब्यूशन इसमें होने का हो। इस सर्वे को पढ़ के मेरे मन में जो एक पॉइंट आया, और वो आप सबका एक कमेंट उस पर मैं चाहूंगा, वो ये कि लोग हमसे, जो नेता और मीडिया हम लोग क्लेम करते हैं कि हमको ज्यादा मालूम है, हमसे कितना ज्यादा जानते हैं उसका उदाहरण हम कहते हैं कि किसानों का भला करने के लिए इस पुरानी परिपाटी से ही खर्च करो, सब्सिडी दो, इन्वेस्टमेंट की बात हम नहीं करते। किसान कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा खेती पर आश्रित रहे, वो चाहता है कि ये पढ़े और खेती से बाहर निकले, दूसरे धंधे में जाए, शहर में जाए। सोमपाल जी, पहला कमेंट आपसे कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिश्ड पार्टियां किसानों को उसी हालत में रख करके खेती के नाम पर खर्च करना चाहती हैं, जिसमें काफी खर्चा इनएफिशिएंट होता है, वो किसान कह रहा है भाई हम लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ एग्रीकल्चर को इन्वेस्ट करो और प्रोडक्टिव बनाओ, लेकिन दूसरी तरफ हमको यहां से बाहर निकालने के लिए भी नीतियां बनाओ। राजनीतिक पार्टियां इस पर चुप हैं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया संजय जी। इसका प्रमाण यह है कि 83% जो खेती है, जो उसका आकार है, वो आर्थिक रूप से लाभकर नहीं है। और चपरासी, बस का कंडक्टर और सिपाही और दुकान पर काम करने वाला जो वेतन भोगी है, उसकी आय किसान से ज्यादा है 83% लोगों से। हिमांशु जी ने जो बात कही है बड़ी है किसान की, 1960 के दशक तक प्रत्येक व्यक्ति की जो आय थी खेती के लोगों की, और दूसरे व्यवसाय में लगे। जी सोमपाल जी, मौसम खराब होने के कारण थोड़ी समस्या हो रही है उनकी लाइन को लेकर के। संजय जी, आपसे भी यही सवाल, ये जो फाइंडिंग है कि किसान चाहते हैं कि हमारा जो अगला जनरेशन है वो शिफ्ट हो उस तरफ, वो ये मैसेज दे रहा है पॉलिटिकल क्लास को कि पॉलिसी हम जैसे कह रहे हैं वैसे बनाओ, जबकि पार्टियां समझती हैं कि हमको पता है हम पॉलिसी बना के दे दें। ये सिग्निफिकेंस मैं सही पढ़ रहा हूं या गलत? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें 2 आंकड़े हैं। एक तो जो किसान जिनका हमने सर्वे किया वो कहते हैं कि उनमें से 60% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ दूसरा रोजगार करें, शहर में जाके बसें। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों का जो हमने सर्वे किया जो 18 से 25 वर्ष के हैं, जो इन किसान परिवार में रहते हैं, उनमें जब हमने ये बात पूछा तो 80% कहते हैं कि हम खेती नहीं करना चाहते, हम खेती छोड़ के कोई और रोजगार करना चाहते हैं। ये बहुत अहम बात है। हिमांशु जी, इसको आप कैसे समाप्त करेंगे? मैं 2 चीजों को अलग अलग, पहली चीज आपने जो जोड़ने की कोशिश की, सब्सिडीज और बाकी जो पॉलिसीज, पूरे विश्व में कहीं भी आप ले लीजिए किसानी सब्सिडी पे ही चलती है और उसका फॉर्म ऑफ सब्सिडी से कोई मतलब नहीं है। फ्रांस का किसान भी किसानी छोड़कर जो है वो दूसरा कुछ करना चाहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। वहां डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है, वहां डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है, फिर भी किसान में फार्मर जो है वो किसानी नहीं करना चाहता है, वो किसानी से बाहर निकलना चाहता है। हमारे यहां भी है। बाय द वे, आपने डायरेक्ट ट्रांसफर का कहा, ज्यादातर किसान ये भी कह रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट हो तो अच्छा है, सब्सिडी के मौजूदा तरीके को वो पसंद नहीं करते। पर फिर भी किसान आपका खेती छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जाना चाहेगा। अभी आज के दिन में हमारे यहाँ टर्म ऑफ ट्रेड ऐसा है। नहीं, हमारे यहाँ किसानी में इतने ज्यादा लोग हैं कि वो कभी भी उतना प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता है। और ये अच्छी बात है, मुझे इसके लिए लगता नहीं है कि हमें शौक मनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें खुशी होनी चाहिए कि लोग किसानी छोड़कर जो है वो दूसरे व्यवसाय में जा रहे हैं। और ये प्रोसेस शुरू हो गया है 2004 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जो इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में कि करीब 3.5 करोड़ लोग जो है वो किसानी छोड़कर नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में गए हैं।
ये एक अच्छी बात है, जी, क्योंकि जब तक वहां से निकलेंगे नहीं, वहां पे जो है पर वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी चर्चा रही। वक्त की कमी है वरना बढ़ाते। और दर्शकों को जाने के पहले ये बता दें हम कि सीएसडीएस लोकनीति ने यह सर्वे भारतीय कृषक समाज के जो अजय वीर जाखड़ हैं उनके कहने पर बीकेएस की तरफ से कमीशन किया था। लेकिन जब हमने इसको देखा तो हमको यह सर्वे बहुत पसंद आया, बहुत रिवीलिंग लगा, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम आपके लिए